सलाम पाकिस्तान, मैं हूं जुनैरा अली और मैं हूं बुज़ुर्ग मुअज़्ज़म। 24 न्यूज़ के नाज़रीन के साथ साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएंगे सिविल अस्पताल कोयटा के मुखबी न्यूरोसर्जन डॉक्टर इब्राहिम 48 रोज बाद अपने घर पहुंच गए हैं। न्यूरोसर्जन डॉक्टर इब्राहिम को 13 दिसंबर को अगवा किया गया था। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं, अगवा के बारे में कुछ नहीं कह सकता। डॉक्टर इब्राहिम के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताते चले। सिविल अस्पताल कोयटा के मुखबी न्यूरोसर्जन डॉक्टर इब्राहिम 48 रोज बाद अपने घर पहुंच गए। न्यूरोसर्जन डॉक्टर इब्राहिम को 13 दिसंबर को अगवा किया गया था। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने ये कहा कि मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं, अगवा के बारे में कुछ नहीं कह सकता। डॉक्टर इब्राहिम ने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। माइक छोड़ दो। डॉक्टर साहब ये बताइएगा यार, एक मिनट, आप घर पहुंच गए, आपको मतलब कितनी तकलीफ हुई? बहुत ज्यादा दूर ले गए, टॉर्चर भी किया होगा, जरा तफसीलात अगर थोड़ी बहुत हमसे शेयर करें, हमें पता है कि हालत ठीक नहीं है। बेटा अभी कम से कम मुझे बाद में वक्त है, मैं क्योंकि मेंटली इतना डिस्टर्ब हूँ, मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। बेहतर है कि हम इस पे दोबारा बात कर सकें। सर अगर एक ये बताइएगा कि कितना टाइम गुजरा जब आपको वापस घर छोड़ा, तो कितना टाइम लगा सफर में? मुझे नहीं पता चल रहा कि क्या। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी क्योंकि मैं तो 2 दिन से सोया नहीं हूँ। रात मुझे इन्होंने इतना सेडेशन दिया है, मेरा दिमाग काम इस वक्त इतना अच्छा कर नहीं रहा। तो अभी आपसे काइंडली अगर आप मुझे बाद में वक्त दें तो बेहतर मैं आपसे बात कर सकूं। अभी तो ठीक है ना डॉक्टर साहब? तबीयत तो अभी माशाल्लाह काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। दुआ करें और अल्लाह बेहतरी करे। इंशाल्लाह मैं आपके साथ खुल के बात डॉक्टर करूँगा। साहब, PMA ने काफ़ी, डॉक्टर एक्शन कमेटी ने काफ़ी आपके साथ ताउन किया, तो उसके हवाले से कुछ कहना मुझे नहीं चाहिए? पता, मुझे कुछ पता नहीं किसने क्या किया है। मैं शुक्रिया तो सबका अदा करूँगा, जो भी है, आप है या मीडिया है, अल्लाह सबको खुश रखे। इन्होंने मेरे लिए काम किया, मेहनत की, स्ट्रगल की। अल्लाह करे ये बुराई हमारे माशरे से ख़त्म हो जाए, ऐसा दोबारा ना हो। पुलिस वाले हों चाहे आर्मी हो, जो भी हमारे मददगार थे, अल्लाह सबको इसका अजर देगा और बाकी सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, मेरी दुआ है ऐसा दोबारा किसी के साथ ना हो। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इलाज में संगीन गफलत, 7 रुकनी मेडिकल बोर्ड में से 5 डॉक्टर कोट लखपत जेल पहुंच गए। सुपरिटेंडेंट जेल भी मेडिकल बोर्ड के हमरा हैं। नवाज शरीफ का तबी मुआयना जारी है। महकमा दाखिला ने नवाज शरीफ के ज़ाती मौलज डॉक्टर अदनान को भी मेडिकल बोर्ड का हिस्सा बनने की इजाज़त दे दी है। डॉक्टर अदनान भी कोट लखपत जेल पहुंच गए हैं। तो आपको आगाह करेंगे, 7 रुकनी मेडिकल बोर्ड है जो कि तश्कील दिया गया 1 हफ्ते बाद आज जो है मेडिकल चेकअप किया जाएगा बाकायदा तौर पर। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का 1 हफ्ते से ज़ायद का वक्त जो है बीत चुका है। मियां नवाज शरीफ की हालत जो है वो ख़राब थी, जिसके बाद उनका इलाज करने के लिए बेहतर इंतजाम ना किए गए और आज मेडिकल बोर्ड बना दिया गया। दूसरी जानिब वेस्ट इंडीज़ विमेन क्रिकेट टीम T20 सीरीज़ खेलने पाकिस्तान पहुंच गए। कराची एयरपोर्ट पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। पहला मैच कल साउथ एंड क्लब पर खेला जाएगा। महमूद रियाज की रिपोर्ट देखिए। वेस्ट इंडीज वुमेन क्रिकेट टीम 15 साल बाद सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम दुबई से कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। पाकिस्तान का रुख करने वाली मेहमान टीम के खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और उनको फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। एयरपोर्ट आमद के बाद वेस्ट इंडीज टीम को सख्त सिक्योरिटी में होटल ले जाया गया, जहाँ पर दोपहर 2:30 बजे पाकिस्तानी कप्तान बिस्मा मारूफ वेस्ट इंडीज की कायद मैरिथा एगुलेरा ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन में हिस्सा लेंगी और मीडिया कॉन्फ्रेंस करेंगी। वेस्ट इंडीज टीम दोपहर 3 बजे प्रैक्टिस सेशन में भी हिस्सा लेगी। पाक वेस्ट इंडीज T20 सीरीज का पहला T20 मैच जुमेरात को साउथ एंड क्लब में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच यकम और तीसरा मैच 3 फरवरी को साउथ एंड क्लब पर शेड्यूल है। T20 सीरीज के अख्ताम के बाद वेस्ट इंडीज 3 फरवरी को ही दुबई रवाना हो जाएगी, जहां दोनों ममालिक के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे इंटरनेशनल सीरीज का इनकाद होगा। आगे बढ़े और आपको बताएं, यंग डॉक्टर्स के एहतजाज के बायस तमाम सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद हैं, जिसके बायस इलाज और मुआवजा के लिए आने वाले मरीज दरबदर हो चुके हैं। और जिना अस्पताल कराची के सेंट्रल OPD में हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी इस वक्त मौजूद हैं, उनसे मजीद भी बात करेंगे। जी इरफान, बताइएगा। जी बिल्कुल, तमाम जो हॉस्पिटल है उनकी OPDs के बाइकाट को आज तीसरा रोज गुजर चुका है। ना तो डॉक्टर कोई नरमी दिखाने को तैयार हैं और ना ही महकमा सेहत
सिंध की जानिब से इस हवाले से कोई एक्शन लिया जा रहा है? तमाम जो हजारों नहीं बल्कि लाखों जो मरीज हैं वो इस वक्त सफर कर रहे हैं और किसी को भी लगता है ऐसा है कि इन मरीजों का कोई एहसास नहीं है। यहाँ इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ ओपीडी, ये मेन ओपीडी है जिन अस्पताल की। यहाँ पर अमूमन जब हम आते हैं तो पैर रखने की यहाँ जगह नहीं होती, लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद होती है। लेकिन अब जबकि डॉक्टर्स की जानिब से स्ट्राइक की गई है तो उसके बाद अभी ओपीडी आपको बिल्कुल खाली नजर आ रही होगी। कुछ मरीजों से कोशिश करूंगा कि इनसे बात कर लूँ। ये सर आप बताइएगा कहाँ से आए हैं, कितनी मुश्किलात हो रही हैं? हम जी कैदाबाद से आए हुए हैं। आज तकरीबन चौथा दिन है कि हम आ रहे जा रहे, उधर बच्चे छोड़ के घर छोड़ के इधर आते हैं और ना अस्पताल में कोई डॉक्टर होते हैं और सारे कमरे बंद होते हैं। सारे बिल्कुल कमरे बंद हैं। मेरा कैमरामैन भी आपको दिखा रहा होगा कि ये तमाम के तमाम जो कमरे हैं ये बंद हो चुके हैं। यहाँ पर डॉक्टर मौजूद नहीं है, तमाम डॉक्टर स्ट्राइक पर चले गए हैं, बाहर एहतजाज कर रहे हैं और मैं इस वक्त ओपीडी के बिल्कुल अंदर मौजूद हूँ। आप बताइएगा आप कहाँ से आए और कितनी मुश्किलात हो? भाई हम लोग लांडी से आए हो, 3 दिन से आते जाते हैं। हमारे साथ मामू बीमार है, अगर उसका ना इलाज हो रहा है ना कोई ख्याल रख रहे हैं। अभी हम लोग क्या करें, वो बोले हमारा काम नहीं हो रहा है, बगैर अस्पताल से हम लोग मजबूर है, आते हैं जाते हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा है हम लोग को। अच्छा जी, कल सेक्रेटरी हेल्थ और जो यंग डॉक्टर एसोसिएशन का एक वक्ता इनके दरमियान एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग का कोई नतीजा नहीं निकला। तमाम जो मुज़ाकरात थे इनके नाकाम हो चुके, जिसका ऐलान किया गया था वाईडीए की जानिब से। ताहम आज भी हड़ताल का ऐलान किया गया है और कल के रोज भी हड़ताल का ऐलान किया जा रहा है। जरूरत इस बात की है कि डॉक्टर्स इस मसले का हल निकालें और मसले का हल निकालें ताकि लोगों को किसी हद तक तिब्बी सहूलियत फराहम की जा सके। जी इरफान शुक्रिया आपको। उधर सिंध भर में डॉक्टर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी का एहतजाज तीसरे रोज भी जारी है। डॉक्टर्स ने हैदराबाद के सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज का बाइकआउट भी कर दिया है, जिसके बाद मरीज परेशान हैं। मजीद बात करेंगे अली हमजा से। जी अली हमजा बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध डॉक्टर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से आज मुतालबात के हक में तीसरे रोज़ भी एहतजाज जारी है। सिविल अस्पताल हैदराबाद, बिठाई अस्पताल लतीफ़ाबाद और तालका अस्पताल कासमाबाद समेत जितने भी सरकारी सेहत मराकज़ हैं वहाँ पर डॉक्टर्स ने बाइकआउट कर दिया है। ओपीडीज़ मुकम्मल तौर पर बंद हैं, तालाबंदी ओपीडीज़ में कर दी गई है और एहतजाजी मुजाहरे भी जारी हैं। जो डॉक्टर्स हैं उनका यही मुतालबा है कि उनको मसावी हुकूक दिए जाएँ, दीगर सूबों के जो तनख्वाहें उनकी दीगर सूबों के बराबर की जाएँ, जबकि उनका चार्टर ऑफ डिमांड है वो भी मंजूर नहीं किया जा रहा है, वो भी मंजूर किया जाए। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो मरीज़ हैं जो कि दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं, अंदरूनी सिंध के इलाकों से आ रहे हैं, उन्हें भी शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि डॉक्टर्स अपनी जगह बाजिद हैं और वो यही मुतालबा कर रहे हैं कि जब तक बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाएगा वो अपना एहतजाजी मुजाहरा इसी तरह जारी रखेंगे। जी शुक्रिया आपका। उधर सखर में पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की काम छोड़ हड़ताल जारी है। सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज भी बंद होने से दूर दराज इलाकों से आने वाले मरीज परेशान हैं। मुजाहिरीन ने शोबा इमरजेंसी में भी डॉक्टर को दाखिल होने से रोक दिया। मजीद भी बात करेंगे ब्यूरो चीफ इमदाद बुजदार से। जी इमदाद बताइएगा। इलाके की तरह सखर के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से आज तीसरे रोज़ काम छोड़ हड़ताल जारी है। इस हड़ताल की वजह से मुख्तलिफ इलाकों से इलाज के लिए आने वाले मरीज़ शदीद परेशानी का सामना करने पर मजबूर हैं। ये पनवाकिल से लोग आए हुए हैं, इनके साथ एक मासूम बच्ची है जिसे ऑपरेशन के लिए कहा गया था और ये शदीद तकलीफ़ की हालत में यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इन्हें जवाब दिया गया है कि इनका ऑपरेशन फ़िलहाल नहीं किया जाएगा इस हड़ताल की वजह से। और इसके साथ साथ इनके जो अहले खाना के एक नौजवान हैं यहाँ पर खड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप ये बताइएगा कि क्या कहा है? पनवाकिल से आ गया हूँ, फिर अभी डॉक्टर कह रहे हैं हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, हड़ताल हो गई है। तमाम तरह अफराद जो है इसी तरह ही परेशानी का सामना कर रहे हैं। ये एक नौजवान है वो यहाँ पर आए हैं, इनको भी जवाब दिया गया है। ये अंकल हैं छुआरा मंडी से आए हैं, इनको भी मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया गया है। और उसके साथ साथ जेकाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले ये अफराद हैं, इन अफराद को भी मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया गया है। वो मासूम बच्चा है, उसे किडनी में शदीद तकलीफ़ है, वहाँ पर स्टोन की वजह से वो शदीद पेन की हालत में है, लेकिन उन्हें भी इनकार कर दिया गया है। डॉक्टरों का कहना है उनका जो एहतजाज है वो जारी है। हड़ताल की वजह से कैंप कायम करके वो अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, पैरामेडिकल स्टाफ के लोग मौजूद हैं, लेकिन इतने बड़े रीजनल हॉस्पिटल में इन तमाम तर अफराद को इलाज की सहूलियत फराहम करने से तमाम तर अफराद मना कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।
मशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब कहते हैं यंग डॉक्टर्स के एहतजाज का हुकूमत ने नोटिस ले लिया है, उनके मसाइल हर सूरत में हल किए जाएंगे, सूबे के अवाम को परेशान होता हुआ देखना नहीं चाहते। उनका मजीद क्या कहना था बता रहे हैं आज़ाद मोहरियो। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुशीर कानून व इत्तलात सिंध बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब। मुर्तज़ा वहाब साहब, यंग डॉक्टर्स कई दिनों से सरापा एहतजाज हैं, उनके कई मुतालबात हैं, क्या सिंध हुकूमत उनके मुतालबात सुन तो रही है लेकिन मान क्यों नहीं रही है? देखिए, मैं समझता हूँ कि मामलात के ऊपर काफ़ी प्रोग्रेस हुई थी और कल मैंने इस बात का स्टेटमेंट भी दिया था। आज सुबह भी कुछ मीटिंग्स चल रही हैं, अल्लाह खैर करेगा, हम बड़े क्लोज हैं इंशाल्लाह इस मामले को रिजॉल्व करने और मामला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। अब क्या समझते हैं, उनके मुतालबात जायज़ हैं या कोई कानूनी पेचीदगियाँ हैं, क्या इशू है? देखिए, मैंने मुतालबात का जायज़ा नहीं लिया है, हेल्थ डिपार्टमेंट इसका मजाद अथॉरिटी है, हेल्थ डिपार्टमेंट इसको देख रहा है और जो भी बजटरी एलोकेशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट एक ऐसा फैसला करेगा जिसके अंदर सूबा सिंध की आवाम के मफाद को भी मद्देनज़र रखा जाएगा और जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनके भी मफाद को मद्देनज़र रखा जाएगा। जी बिल्कुल, ये थे मुशीर इत्तलात मुर्तज़ा वहाब साहब, जिनका कहना है कि सिंध हुकूमत इस मामले पर मुकम्मल तौर पर संजीदा है, इस मामले को हल करने के लिए भी जो है काम जो है इस पर जारी है। जी शुक्रिया। कराची का इलाका डिफेंस, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असेंबली राजा अजहर की गाड़ी से सामान चोरी हो गया है। गाड़ी घर के बाहर खड़ी थी, मुलजिम गाड़ी के शीशे तोड़कर कीमती सामान और लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल भी ले गए। डिफेंस थाना की पुलिस को इससे कबल 2 बार इसी तरह की वारदात से आगाह भी किया था। तो आपको आगाह करेंगे तमाम सूरत हाल, 2 बार ऐसे पहले भी हो चुका है, एक बार फिर ऐसे हुआ। कराची का इलाका डिफेंस, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असेंबली राजा अजहर की गाड़ी से सामान चोरी हो गया है। सेनेट की कायमा कमेटी इंसानी हकूक ने बच्चों की शादी से मुतालिक बिल 2018 मंजूर कर लिया। जी बिल्कुल, बिल पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान ने पेश किया और बिल पार्लियामेंट के आइंदा होने वाले इजलास में पेश किया जाएगा। मजीद बात करते हैं गौहर महसूद से। जी गौहर, बताएगा इस बिल के मुतालिक। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान ने आज इंसानी हुकूक की कायमा कमेटी में कमसिन बच्चों की शादी से मुतल्लिक बिल पेश किया। बिल पर काफ़ी बहस व तमहीस हुई। इसमें अक्सरियत ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इसको पास कर लिया और ये कहा कि कमसिन उम्र में जो बच्चों की जो शादियाँ होती हैं वो न सिर्फ आने वाली नस्ल की तरबियत पर असरानंदाज होती है बल्कि ख़ुसूसी तौर पर लड़कियों की सेहत पर बहुत ज़्यादा बुरा असर डालती है। बिल को मुत्तफ़िक़ा तौर पर पास करने के बाद कमेटी के चेयरमैन मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर ने सबका शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस बिल को आइंदा जो पार्लियामेंट का इजलास होगा उसमें पेश किया जाएगा और इसके लिए कोशिश की जाएगी कि इस बिल को पार्लियामेंट से भी पास कराया जाए। इस हवाले से बैरिस्टर सैफ ने इस्लामी नज़रियाती कौंसल के किरदार को सवालिया निशान बनाया कि गुज़श्ता साल भी उनको ये भेजा गया था लेकिन उन्होंने इस पर कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं की। ताहम तमाम सेनेटर इस पर मुत्तफिक हुए कि अगर पार्लियामेंट बनी ही कानून साजी के लिए है और अवामी फ़ायदे के लिए बनी है तो क्यों ना पार्लियामेंट में इस पर फैसला किया जाए और इस बिल को पास करके पाकिस्तानी शहरियों के लिए फ़ायदेमंद साबित करा सकें। ठीक है, शुक्रिया आपने हमें आगाह किया गौहर। उधर हज 2019 का मसविदा तैयार कर लिया गया है। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस बार हज 1,56,000 रुपये महंगा होगा। जनूबी जोन के लिए हज 4,36,935 जबकि शुमाली जोन के लिए 4,26,936 रुपये का होगा। 1,84,210 के हाजियों का मुआहदा सऊदी हुकूमत के साथ हो चुका है। वज़ारत मज़हबी उमूर ने हार्डशिप कोटा 2% से कम करा के 1.5% भी कर दिया है। उधर बन्नू धमाके में जहां भाग 6 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। जहां भाग अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। धमाका घर में मौजूद मार्टर गोला फटने से हुआ है। तो आपको आगाह करेंगे नमाज जनाजा जो है वो अदा कर दी गई है। बन्नू धमाके में जहां भाग 6 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इलाका मकीन बड़ी तादाद में जो है मौजूद थे। जहां भाग अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। धमाका घर में मौजूद मार्टर गोला फटने से हुआ था। उधर इंसाफ का हुसूल या उमैर, मुनीबा और हादिया के जख्मों पर नमक पाशी की गई। CDD के पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद होने के बावजूद किस चीज़ की शनाख्त परेड आखिर हो रही है? ऑपरेशन करने वाले एक एहलकार को पुलिस जानती है। खलील के खानदान ने शनाख्त परेड से इनकार कर दिया है।
خلیل کے بھائی جلیل نے کہا ہے کہ JIT ہمارے مقدمے کو خراب کر رہی ہے، ہم کس کی شناخت پریڈ کریں؟ پولیس کو قاتلوں کا پتہ ہے۔ تو یہ تمام صورتحال جس پر آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، انصاف کا حصول ہے یا پھر زخموں پر نمک چھڑکا جا رہا ہے؟ JIT جو ہے یہ تمام صورتحال کو غلط طرف اور لٹکانے کے در پہ ہے، اور انہوں نے کہا ہے جلیل کے رشتہ داروں نے کہ ہم کس بات کی شناخت کریں اور انصاف کا حصول ہے یا پھر منیبہ اور دیگر بچوں کے ساتھ جو ہے یہ غم میں شرکت نہیں کی جا رہی بلکہ غم بڑھایا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پولیس والوں جنہوں نے ان کو قتل کیا ان کی شناخت کریں، اور وہی پولیس والے جن کو گرفتار کر کے CDD جو ہے وہ لے چکی، اپنے گرفتار بھی کر چکی، تحویل میں بھی لے لیا، لیکن اب کس بات کی پھر آخر شناخت کی جا رہی ہے؟ سمیلہ سے مزید بات کرتے ہیں۔ سمیلہ بتائے گا یہ کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل ثانیہ، صحیح وال کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج انہوں نے جلیل اور اس کے بھتیجے عمیر کو یہاں پہ طلب کر رکھا تھا شناخت پریڈ کے لیے سہیوال میں، اور انہوں نے صاف طور پہ انکار کر دیا یہاں پہ پیش ہونے سے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم سے کس چیز کی شناخت پریڈ کروائی جا رہی ہے، جبکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم جو ہے JIT کو نہیں تسلیم کرتے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سب پتہ ہے پولیس کو اور JIT کو کہ ہمارے قاتل جو ہے وہ کون ہے، ہم کس چیز سے کس لیے یہاں پہ آئے، اور یہ سارا معاملہ جو ہے اب یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ہمیں یہ دکھائی دے رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ آ کر ہم شناخت پریڈ کریں تو کس کی کریں، اور یہ سارے معاملے میں ان کو پتہ ہے کہ JIT کو ہمارے قاتل جو ہے ہر طرح سے ہر لحاظ سے ان کے علم میں ہے، اور سب ساری دنیا کو جبکہ پتہ ہے کہ ہمارے قاتل کون ہے، اور یہ بات اب سامنے آئی ہے جلیل کی طرف سے کہ ان کا جو بھائی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے نہیں اعتماد اس JIT پہ۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ سمیلہ آگاہ کرنے کے لیے۔ اور اب کچھ بات کریں گے موسم کی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے آج سے مالاکنڈ ڈویژن، ہزارہ، کوئٹہ ڈویژن، مری، گلیات، گلگت بلتستان اور کشمیر میں برفباری اور شدید بارشوں کا امکان ہے۔ مزید بتا رہے ہیں ذیشان بشیر۔ وطن عزیز کے موسم کا ہر رنگ نرالا ہے، کہیں بارش ہے تو کہیں برف باری، لیکن سردی کا یہ سلسلہ ابھی تھمنے والا نہیں ہے۔ یہ کہنا ہے موسم کا حال بتانے والے جوتشیوں کا، جنہوں نے یہ خبر دی ہے کہ مالاکنڈ ڈویژن میں سوات، چترال، کالام، مالم جبہ، اپر دیر، ہزارہ اور کوئٹہ ڈویژن جبکہ مری اور گلیات میں بھی شدید برف باری کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ مالاکنڈ، کوئٹہ اور جوب میں چند مقامات پر بارش بھی ہو سکتی ہے۔ بات یہی نہیں رکنے والی، موسمیات کے جوتشی مزید بتاتے ہیں کہ آج رات بارشوں کا ایک نیا سلسلہ ملک میں داخل ہو رہا ہے، اور بالائی خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب، راولپنڈی، گجرانوالہ، لاہور، سرگودھا، فیصل آباد ڈویژن سمیت اسلام آباد، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بادل برس سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بلوچستان کی بات کریں تو کوئٹہ، جوب، کلات، مکران، نصیر آباد، سبی ڈویژن جبکہ سندھ میں سکھر، لاڑکانہ، حیدرآباد اور کراچی ڈویژن کے رہنے والے بھی ہو جائیں برسات کے لیے تیار۔ اس کے علاوہ بنو، دیائی خان، ملتان، ساہیوال، بہاولپور اور DG خان ڈویژن میں بھی کہیں کہیں جبکہ میرپور خاص اور ٹھٹھا ڈویژن میں چند مقامات پر بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، مگر اس دوران گھر سے باہر نکلتے وقت چھتری لے جانا مت بھولیے گا، کیونکہ بعض مقامات پر ہو سکتی ہے تیز بارش۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بارش اور سرد ہواؤں کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ فروری میں بھی بارشیں ہوں گی، سردی کی شدت میں اضافہ بھی رہے گا۔ ڈائریکٹر محکمہ موسمیات خالد ملک کا 24 نیوز سے گفتگو میں مزید کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ اس ٹائم جو ایٹماسفیئرک کی کنڈیشن ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو جو فیبری ہے وہ ویٹ جائے گا، فیبری میں جو ہے وہ رینی سسٹم آتے رہیں گے، اور جب تک رینی سسٹم آ رہے ہیں آپ کی جو سردی ہے وہ پرولانگ ہوتی جائے گی، آپ کے ٹیمپریچر رائز نہیں کریں گے، ٹیمپریچر سٹیگننٹ رہیں گے یا وہ کم رہیں گے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دفعہ جو ونٹر ہے وہ ایک تو پرولانگ کرے گی، ایک رین زیادہ ہوگی، پہاڑوں پہ سنو فال زیادہ ہوگی، اور ٹیمپریچر جو ہے نا وہ اسی طرح ڈراپ رہے گا، اور یہ سلسلہ فیبری پورا رہے گا اور انشاءاللہ مارچ تک چلتا رہے گا۔ کراچی میں ابھی جو پیچھے رینی سسٹم تھا اس میں بھی رین ہوئی، اور اس رینی سسٹم میں بھی رین ہوگی، اور جب رین ہوگی تو ٹیمپریچر ڈراپ ہوگا، اور ٹیمپریچر ڈراپ ہوگا تو پھر ان کو ٹھنڈ بھی لگے گی۔ تو یہ ہے کہ یہ جو ویدر سسٹمز ہیں یہ صرف ناردرن یا سینٹرل پارٹس پہ نہیں ہے، یہ سردرن پارٹس جو پاکستان کے ہیں وہاں پہ بھی ہے۔
تو اس وجہ سے کراچی یا سندھ کے جتنے پروونسز جتنے بھی ڈویژنز ہیں ان تمام میں رین ہونے کے چانسز ہیں اور انشاءاللہ اچھی رین ہونے کے چانسز. شہر قائد کی بات کریں تو محکمہ موسمیات نے آج کراچی میں ہلکی بارش کی پیشگوئی کر دی. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا. اس کے علاوہ پاکستان میں مغربی ہواؤں کا سلسلہ داخل ہونے کے بعد سندھ اور بلوچستان کے مختلف شہروں میں بھی بارش کا امکان ہے. سانحہ 12 مئی کس طرح ہوا, احکامات کیا ملے اور کس نے دیے؟ کراچی میں گرفتار متحدہ کے کارکن اسحاق اور فلسطینی نے پردہ اٹھا دیا. تفتیشی رپورٹ 24 نیوز نے حاصل کر لی ہے. رپورٹ میں کیا ہے, ضلع حیدر کی رپورٹ میں دیکھیے. سانحہ 12 مئی کا واقعہ کس طرح ہوا, احکامات کیا ملے اور کس نے دیے؟ ایم کیو ایم لندن کے کارکن محمد اسحاق عرف فلسطینی نے حقائق سے پردہ اٹھا دیا. سی ٹی ڈی کے ہاتھوں گرفتار ایم کیو ایم کی تنظیمی کمیٹی کے سابق انچارج محمد اسحاق عرف فلسطینی کی انٹیروگیشن رپورٹ 24 نیوز نے حاصل کر لی. ملزم نے دوران تفتیش انکشاف کیا کہ 12 مئی 2007 کو ایم کیو ایم کے قائد نے حکم دیا کہ کچھ بھی کرو چیف جسٹس کو ایئرپورٹ سے باہر نہ آنے دو. کچھ ایسا کرو کہ کوئی بھی سیاسی تنظیم چیف جسٹس کو لینے ایئرپورٹ نہ پہنچ سکے. رپورٹ میں کہا گیا کہ ایم کیو ایم کے قائد کے حکم پر سیکٹر اور یونٹ کو احکامات دیے کہ فائرنگ ہی کیوں نہ کرنا پڑے, سیاسی تنظیموں کی ریلیوں کو روکو. ملزم صبح ایئرپورٹ پر رہ کر کارکنان کی کمانڈ کرتا رہا. ملزم نے انکشاف کیا کہ اس نے متحدہ قائد کے حکم پر 1988 میں پارٹی کے ہی کارکن آفتاب کو قتل بھی کیا. اس کے علاوہ فائرنگ کر کے کئی لوگوں کو زخمی کرنے میں بھی ملوث رہا. آگے بڑھے آپ کو بتائیں, کرک میں خواجہ سراؤں کی گاڑی پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا. فائرنگ سے ایک خواجہ سرا جاں بحق جبکہ 2 زخمی ہو گئے. پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا ہے. تو آپ کو بتاتے چلیں کرک میں خواجہ سراؤں کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے اور اس فائرنگ میں ایک خواجہ سرا جاں بحق جبکہ 2 زخمی ہو گئے اور پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار بھی کر لیا ہے. اور یہاں آپ کو بتائیں ایبٹ آباد کمپلیکس اسپتال کے ڈاکٹروں کی بڑی غفلت سامنے آ گئی. خاتون کی ٹانگ سے راڈ نکالنے کے بجائے پیٹ کا آپریشن کر ڈالا. خاتون آپریشن تھیٹر میں نیم بے ہوشی کی حالت میں چلاتی رہی مگر ڈاکٹرز نے اس کی ایک نہ سنی. لواحقین سراپا احتجاج. ڈاکٹرز تو مسیحا ہوتے ہیں, زخموں پر مرہم پٹی لگاتے ہیں, دوا دارو دیتے ہیں, مگر ایبٹ آباد کے ایوب میڈیکل اسپتال کے ڈاکٹرز نے تو حد ہی کر دی. خاتون مریضہ کے ساتھ کیا انوکھا کھلواڑ, سننے والے بھی حیران رہ گئے. یہ ہے خاتون مریضہ گل آمنہ بی بی جس کی ٹانگ میں راڈ ڈالا گیا. ڈاکٹرز نے راڈ نکالنے کے بجائے پیٹ کا آپریشن کر ڈالا. کیا ایسے ہوتے ہیں ڈاکٹر؟ میں نے منع بھی کیا ہے انہوں نے, میرے میدے کا مسئلہ نہیں ہے, ٹانگ کا مسئلہ ہے, لیکن انہوں نے میری ایک نہیں سنی اور انہوں نے انجیکشن وغیرہ لگائے میدے میں اور میدے میں کٹ لگا دیا. تو یہ تو اگر ڈاکٹر اس طریقے سے کرنا شروع ہو جائیں گے تو پھر مریض کا اور ڈاکٹر سے اعتماد اٹھ جائے گا. متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ وہ آپریشن تھیٹر میں نیم بے ہوشی کی حالت میں کہتی رہی کہ ٹانگ کا آپریشن ہے مگر ڈاکٹرز نے بات نہ سنی. آپریشن میرے پیٹے دا کچھ نہیں, میری ٹنگا دا مسئلہ ہے, میری ٹنگا دا آپریشن ہو سی, میرے پیٹ نا مسئلہ جڑا کوئی نہ, میں بے ہوش ذرا بھی نہ ہوئی جی. ٹیکے کی لائے انہاں بھی ایک ٹیکہ اسپتال والے دے جلیا جی آپریشن والے تو تھلوائیں. دوسری طرف اسپتال انتظامیہ نے موقف اختیار کیا کہ ایک ہی نام کی 2 مریضاں تھیں جن میں سے ایک کا پیٹ اور دوسری کا ٹانگ کا آپریشن کرنا تھا. غلطی سے مریضہ کا غلط آپریشن ہو گیا. دونوں پیشنٹس کے نام ملتے جلتے تھے, اس وجہ سے کنفیوژن پیدا ہوئی. سرجیکل ٹیم نے پروسیجر شروع کیا تو وہاں پہ پتہ چلا کہ یہ پیشنٹ بیسکلی سرجیکل پیشنٹ نہیں ہے, یہ آرتھوپیڈکس والوں کی پیشنٹ ہے. لواحقین کا کہنا ہے کہ آپریشن سے قبل ڈاکٹرز نے مریضہ کی فائل چیک کیوں نہ کی. انہوں نے مطالبہ کیا کہ غفلت برتنے والے ڈاکٹر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. سندھ اسمبلی کے اجلاس میں آج تیسرے روز بھی شور شرابہ جاری ہے. اپوزیشن اور حزب اقتدار کے ارکان کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ. پیپلز پارٹی ارکان نے عارف جتوئی کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا. رکن اسمبلی امتیاز شیخ بولے کہ گالی والا کام پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں کیا. اپوزیشن ارکان ایوان چلنے نہیں دینا چاہتے اور ایوان کا تقدس پامال کرتے ہیں. سعید غنی بھی اپوزیشن ارکان پر خوب گرجے برسے. بیٹھو دیکھیں تیسرا this question, let me read out the question and see how frivolous the question is.
मशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब का कहना है कि हुकूमत की मुआशी पॉलिसी नाकाम हो चुकी। असद उमर कहते थे इमरान खान की हुकूमत में सब ठीक हो जाएगा। हुकूमत झूठ बोलना बंद करे, अवाम को हकाइक बताए, हमें NFC का हक दिया जाए। वो सिंध असेंबली के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू कर रहे थे। तहरीक इंसाफ से मेरी गुजारिश है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मेरी गुजारिश है कि पाकिस्तान की गरीब आवाम का एहसास करें। एहसास करने के बाद ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जो पाकिस्तान की गरीब आवाम को रिलीफ दे सके। पिछले 6 माह के अंदर आपने कोई एक रिलीफ पाकिस्तान की गरीब आवाम को नहीं दी। दूसरी बात, आपको याद होगा कि वज़ीर ख़जाना जिस ज़माने में अपोजिशन के रुकन थे तो असेंबली के फ्लोर पे और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बड़ी बड़ी डींगे मारते थे कि मैं आऊँगा, खान साहब आएंगे तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। सर्कुलर डेट के ऊपर बड़ी बातें करते थे, कर्ज़ों के ऊपर बड़ी बातें करते थे। आज के अखबार में एक और अपोजिशन के खदशे के ऊपर रिपोर्ट सबमिट की गई है कि कल ECC के इजलास में इस बात की मंजूरी दी गई है कि वफाकी हुकूमत आपके बैंकों से 400 अरब रुपए का कर्ज लेगी अपने सर्कुलर डेट को पे ऑफ करने के लिए। रिपोर्ट इस बात की अक्कासी करती है कि पिछले 6 माह के अंदर सर्कुलर डेट कम नहीं हुआ, सर्कुलर डेट बढ़ा है और उसको पे करने के लिए आप और कर्जे ले रहे हो। खुदारा आवाम से झूठ बोलना ख़त्म करें, आवाम को सच बताएं ताकि आवाम अपने मसाइल को समझ भी सके। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मुनाफा प्रॉपर्टी और इक्विटी फंड में सरमायाकारी करने वाले सरमायाकार उठा रहे हैं। गुज़श्ता 5 बरस में प्रॉपर्टी कारोबार करने वाले अफराद ने 132% मुनाफा कमाया। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता 5 साल के दौरान इक्विटी फंड में सरमायाकारी करने वालों को सबसे ज्यादा मुनाफा मिला। उनके मुनाफे की शरह तकरीबन 132% रही। कराची में प्लॉट्स खरीदने वालों की भी चांदी हो गई। 5 साल में कराची में प्रॉपर्टी में सरमायाकारी करने पर मुनाफे की शरह 130% तक रही। स्टॉक मार्केट वालों को औसत 99% मुनाफा हुआ। लाहौर में प्लॉट्स खरीदने वालों के मुनाफे की औसत शरह 62% रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट खरीदने वालों को तकरीबन 52% मुनाफा, जबकि टर्म डिपॉजिट वालों को 41.5% मुनाफा मिला। उनके मुकाबले में 2013 से 2018 तक डॉलर खरीदने वालों के मुनाफे की शरह 23.5% रिकॉर्ड की गई। सोने में सरमायाकारी करने वाले सबसे पीछे रह गए। 5 साल में सोना खरीदने वालों के मुनाफे की शरह सिर्फ 7.7% रिकॉर्ड की गई। नाज़रीन, नवा माली साल की पहली सहमाही के दौरान मजमूई मुआशी माहौल दुश्वार रहा। इक़्तिसादी तरक्की का मुकर्ररा 6.2% का हदफ नाकाबिल हुसूल मालूम होता है। स्टेट बैंक ने जायजा रिपोर्ट जारी कर दी है, आप भी देखिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने खतरे की घंटी बजा दी। रवा माली साल में महंगाई से ज्यादा रहेगी और तरक्की की शरह हुकूमती तवक्को से कम होने का खदशा है। मरकजी बैंक के मुताबिक GDP की तरक्की की शरह हुकूमती हदफ 6.2 की बजाय 4.5 तक रहने की तवक्को है। गुज़श्ता माली साल में ये 5.8% रही। महंगाई में इजाफे की शरह बारे हुकूमत कहती है 6% रहेगी, जबकि मरकजी बैंक का कहना है कि ये 7.5% तक भी जा सकती है। गुज़श्ता माली साल में महंगाई में इजाफा 3.9% रहा। रवा माली साल का मालियाती खसारा हुकूमती अहदाफ में 4.9% रखा गया है, जबकि स्टेट बैंक को खदशा है कि ये 6.5% तक पहुंच सकता है। पिछले माली साल में ये 6.6% रहा। जारी खातों के खसारे में असद उमर की टीम का अंदाजा है 4% रहेगा, जबकि मरकजी बैंक के मुताबिक ये 5.5% तक जा सकता है। गुज़श्ता माली साल में ये 6.1% तक गया था। तरसीलाते ज़र, बरामदात और दरामदात में मरकजी बैंक ने हुकूमती अहदाफ पूरे होने के इम्कान का इजहार किया है। नाज़रीन, पाकिस्तान में हुकूमती रेवेन्यू में प्रॉपर्टी सेक्टर की शरह दुनिया में सबसे कम है। प्रॉपर्टी सेक्टर टैक्स से बचने और दौलत छुपाने का जरिया बन चुका है। स्टेट बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक रियल एस्टेट का शोबा इक्तिसादी तरक्की का अहम जरिया बन चुका है। पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक 90 लाख मकानात की कमी है, जिसके बायस इस शोबे में मजीद तरक्की की काफी गुंजाइश है। लेकिन मुनासिब इस्लाहात ना होने के बायस प्रॉपर्टी सेक्टर टैक्स से बचने और दौलत छुपाने का जरिया बन चुका है। इस शोबे में मुनाफे की शरह तकरीबन सबसे ज्यादा है, लेकिन मुल्की रेवेन्यू में इसका तनासुब सिर्फ 0.4% है, जो दूसरे ममालिक के मुकाबले में शायद सबसे कम है।
कराची में टैक्स वसूली के सिलसिले में 10 करोड़ रुपए के प्लॉट की सरकारी कीमत 69 लाख रुपए है। 6 करोड़ का प्लॉट 11 लाख का जाहिर किया जा रहा है। इस्लामाबाद में 7.5 करोड़ रुपए के प्लॉट पर ड्यूटी 1.5 करोड़ की शरह से वसूल की जा रही है, जबकि पंजाब में सूरत हाल कुछ बेहतर है। लेकिन इसके बावजूद लाहौर में 6 करोड़ रुपए मालियत के प्लॉट का डीसी रेट 1 करोड़ 40 लाख रुपए है। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में जायदाद की मालियत के तयन का शफाफ और मुयस्सर बनाने के लिए तमाम सूबों में डीसी रेट का खात्मा जरूरी है। एक और शख्स पुलिस गर्दी की भेंट चढ़ गया। गुजरात के थाना ककराली पुलिस की हिरासत में शहरी की मौत तशद्दुद से हुई। मेडिकल रिपोर्ट ने अरशद पर तशद्दुद की निशानदही कर दी है। 3 रोज कबल अरशद हवालात में दम तोड़ गया था। मजीद बात करते हैं राना शहजाद से। राना शहजाद, बताएगा क्या इंकशाफात हुए? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बात करूंगा थाना ककराली की। एक थाना ककराली में जो है वो मकतूल अरशद, जो कि पुलिस के मुबैना तशद्दुद की वजह से 3 रोज़ पहले जो है वो हवालात में जो है वो हलाक हो गया था, जिसकी मेडिकल रिपोर्ट जो है i24 न्यूज़ ने जो है वो हासिल कर लिया। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद जो है वो मेडिकल रिपोर्ट में वाज़िह तौर पर लिखा गया है कि पुलिस ने जो है वो मकतूल पर जो है वो तशद्दुद किया था, जबकि लवाहिकीन जो है वो सरापा एहतजाज थे। जब DPO गुजरात ने मुकदमा जो है अब 24 न्यूज़ की खबर पर जो है वो एक्शन लेते हुए दर्ज कर लिया और DPO गुजरात ने यह भी दावा किया था कि 3 रोज़ के अंदर जो मुल्ज़म है उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अभी तक जो नामजद मुल्ज़म है उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसकी वजह से लवाहिकीन का ये कहना है कि हमें जो है वो इंसाफ नहीं मिल रहा। DPO गुजरात को ये चाहिए था कि जो नामजद मुल्ज़म है उनको जो है वो 3 रोज़ के अंदर जब वादा किया था तो उनको गिरफ्तार किया जाता, लेकिन अभी तक हमारे मुल्ज़मन जो है वो गिरफ्तार नहीं किए गए। अगर कल के रोज़ तक। शुक्रिया राना शहजाद। और आपको बताएं, जहानिया से ताल्लुक़ रखने वाले पाक फौज के सिपाही मोहम्मद सदीक की आज बरसी मनाई जा रही है। सिपाही मोहम्मद सदीक 30 जनवरी 2008 को दराए आदम खैल में वाना ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए। मजीद बता रहे हैं माजिद असलम। जी माजिद। जी बिल्कुल, जहानिया के बेशुमार नौजवान हैं, जहानिया के बेटे हैं, जिन्होंने मुल्क और कौम की खातिर अपनी जानों का नजराना दिया है। मैं इस वक्त चक नंबर 159 दासार जहानिया में मौजूद हूँ, शहीद मोहम्मद सदीक के घर पर, जो कि 30 जनवरी 2008 को वाना ऑपरेशन के दौरान दरा आदम खेल में शहीद हुए थे। जब वो कानवाई जा रहा था तो शिद्दत पसंदों से एक झड़प हो गई थी। इस वक्त शहीद फैमिली के मेंबरान मेरे साथ मौजूद हैं, उनके वालिद हाजी मोहम्मद लियाकत मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि उन्हें अपने बेटे की शहादत पर कितना फख्र है, क्या कहेंगे? मेरे बेटे पहले भी मेरा बेटा एक फौज में था और उसने अपना दूरी भाई सदीक को भी फौज में भर्ती करवा दिया। जब सदीक घर आता था ना तो यही कहता था कि हमने इंडिया के साथ लड़ना है और इंशाल्लाह पाकिस्तान को फतह दिलवानी है, और जब भी मेरी शहादत आ जाए तो मेरे दूरी भाई को मेरे जगह पर भेज देना। हमने उसी की नसीहत पर जब भी उसकी शहादत आई हमने फ़ौरन उसकी दूरी बारी को यार को फौज में भर्ती करवा दिया, और इस टाइम वो फौज में दो बेटे मेरे काम कर रहे हैं और एक शहीद हो चुका है। जी बिल्कुल, बहुत फ़ख्र किया जा रहा है शहीद की वालदा होने पर। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस ख़ानदान के हाजी मोहम्मद लियाकत के 3 बेटे जो फ़ौज में थे, जिसमें जो मोहम्मद सदीक है वो शहीद हो चुका। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।